Good morning बच्चों. Today we will start our next lesson number 4, motion in two dimension और motion in a plane. एक्चुअली ये लेसन आपको मुझे लेसन नंबर 3 से पहले कराना चाहिए था, बिकॉज इसमें बहुत सारे वेक्टर्स एडिशन है और मतलब स्केलर और वेक्टर के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, एक बेसिक नॉलेज छिपी हुई है इस लेसन के अंदर. चलिए फिर भी कोई बात नहीं. देखिए क्लास में होती कंडीशन कुछ और रहता, अब तो आपको ऐसे एडजस्ट करना है. सो मोशन इन अ टू डायमेंशन क्या है, मोशन इन अ प्लेन. उससे पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो चेक करते हैं. फिजिकल क्वांटिटी जो आपको मैंने फर्स्ट लेसन में पढ़ाया था, फिजिकल क्वांटिटीज का. एक्चुअली हमारी जो लाइफ है, पूरी जो हमारी डेली लाइफ की कंडीशन है, सारी फिजिक्स की क्वांटिटी पर डिपेंड है. डेली हम इनको यूज़ करते हैं, उनको फिजिकल क्वांटिटी का नाम थे. जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ से यहाँ पर आ गए तो आप कहेंगे सर डिस्प्लेसमेंट हो गया. ऐसे यहाँ से चले, फिर ऐसे गए, टोटल ये डिस्टेंस हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया. टोटल स्पॉट कितनी स्पीड से गए, वो वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया. कोई चीज़ आपके हाथ पे रखी है, आपको इसका वजन फील हो रहा है, मतलब सर इसमें आप कहेंगे मास है सर, इसमें फिजिकल क्वांटिटी. किसी को फीवर है, टेम्परेचर थर्मामीटर यूज़ कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज हुआ, आप कहेंगे सर ये मतलब टेम्परेचर का फिजिकल क्वांटिटी बन गया है. उसके बाद टाइम है, प्रेशर है, आप इसको दबा रहे हैं, आप कहें सर ये तो फोर्स लगी, प्रेशर हो गया सर, फोर्स पर इंटीरियर. सो डेली लाइफ में अब इनको जो फिजिकल क्वांटिटी है, किसी में डायरेक्शन है, किसी में मैग्नीट्यूड है, किसी में वेक्टर एडिशन है, तो इन फिजिकल क्वांटिटी को सबको हमने डायरेक्शन की यहाँ पर मतलब इनको कैसे मेजर करते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है. तो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको सबसे पहले मैंने स्टार्टिंग लेसन में बताया था. फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनको आप मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं. ये एक दूसरे पर मतलब डिपेंड नहीं करती. इस टाइप की कुछ कंडीशन बताया था, फंडामेंटल और डायरेक्ट क्वांटिटीज. इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजर किया जा सकता है. तो सबसे पहला इसको जो कैटेगराइजेशन मैंने रखा है वो है स्टूडेंट प्योर रेशो. अब आप कहेंगे सर ये नाम तो ठीक है लेकिन बड़ा अजीब सा लगा. दोज क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकते हैं वो सिर्फ नंबर पे डिपेंड करती है, उनका कोई यूनिट नहीं होता. नो ऐसा यूनिट, कोई यूनिट नहीं होता. नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं होती. आप कहेंगे सर ये तो बड़ा अजीब सी बात होगी, कोई ऐसा यूनिट नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं. एग्जाम्पल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, टेंथ पढ़ा होगा ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सपोज कहा गया कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.3 है, 1.33 कुछ ऐसे करके. तो बताइए यहाँ पर कोई यूनिट नहीं, सिर्फ एक नंबर है. मतलब जो क्वांटिटी सिर्फ नंबर से रिप्रेजेंट होती है, नंबर से मेजर किया जाती है. बस 1.3 से समझ जाएंगे आप कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एक होता है रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी जैसे हमने बोला आयरन है, उसकी रिलेटिव डेंसिटी फॉर एग्जाम्पल 7.2 है. तो एक नंबर से रिप्रेजेंट हो गया पूरी फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पर कोई यूनिट, कोई डायरेक्शन का रिक्वायरमेंट नहीं है. इस टाइप की क्वांटिटीज को हम प्योर रेशो की कैटेगरी में रखते हैं, प्योर रेशो, राइट. उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपके पास, नेक्स्ट वन इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी, अब इसके बारे में ये भी रोज़मर्रा की चीज़ें. स्केलर क्वांटिटी बहुत सारी कैटेगरीज है, बहुत सारी वैल्यूज हैं जिनको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके आते हैं. कोई शुगर लेके आए मार्केट से, चीनी लेके आए तो केजी में लेके आ गए, कोई चीज़ कुछ भी चीज़ लेके आ गई तो इसका एग्जांपल हो गया वो सब. उसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, ओनली मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड में जैसे मास हो गया, एग्जाम्पल में इसका मास. सपोज कोई ऑब्जेक्ट लेके आए, वो 5 kg लेके आए, तो आपको इसमें देखिए यूनिट है और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू है. स्पीड हो गया, स्पीड, डिस्टेंस, वॉल्यूम. अब डिस्टेंस के एग्जांपल क्या हो सकता है. फॉर एग्जांपल आप यहाँ से स्टार्ट हुए और आपको सामने जाना है, हमने बोल दिया ऐसे ही सामने जाना है आपको, और आपने सपोज 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया. बस ये बोल दे 30 किलोमीटर जाइए आप सामने, अब डायरेक्शन तो बता ही नहीं आपको. तो ये डिस्टेंस हो गया स्केलर क्वांटिटी, राइट. तो ओनली मैग्नीट्यूड. एक वॉल्यूम का दे सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फॉर्म में आपने किसी को मेजर किया तो डायरेक्शन तो नहीं हो, मूव तो नहीं कर रहा हो. सो वॉल्यूम हो गया, किसी भी रूम में एयर का वॉल्यूम, कुछ भी आप ले सकते हैं स्केलर क्वांटिटी से.
बच्चों इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी तो आपको लग रहा होगा कि ये लेसन नॉर्मल से ही चल रहा है अभी तो, लेकिन इसमें छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को मतलब इजी बना देती हैं इसकी। अगला पॉइंट आ गया नंबर, ये सेकंड था, अब आगे बेटा थर्ड, वेक्टर क्वांटिटी। सो वेक्टर क्वांटिटी है दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मतलब उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीज होती है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे इसी एग्जांपल को उठा लेते हैं, मैंने आपसे कहा कि आपको 30 किलोमीटर जाना है साउथ डायरेक्शन में, 30 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे ठीक है सर, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये इसको हम ऐसे लिखते हैं, जिसमें डायरेक्शन होती है तो उसको ऐसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में। एक्चुअली जो वेक्टर होता है इसका सिंबल इस तरह बनाते हैं, एक लाइन सीधी और ये एरो, इसको अलग अलग अगर तोड़ दें, ये लाइन और ये कैप, इस लाइन, ये तो लाइन रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड, और ये जो कैप है ये रिप्रेजेंट करता है उसकी डायरेक्शन, किस डायरेक्शन। तो हम इसको दोनों कंबाइन करके इस तरह से बना देते हैं, तो आप समझ जाइएगा जहाँ पर ये लगाओ साइन किसी चीज़ के ऊपर भी, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हैं। सपोज ये 30 किलोमीटर आ गया साउथ डायरेक्शन में, साउथ में, राइट। अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे और ऐड करूँगा कि जैसे आपके पास एक ही रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स वाई प्लेन। सो अगर आपसे कहा गया कि कोई आप अलोंग एक्स एक्सिस गए, अलोंग एक्स एक्सिस आपने 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो एक्स एक्सिस को हम ऑर्थोगोनल ट्रायड, एक वर्ड आएगा आगे मैं डिस्कस करूँगा उसको, तो एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसको हम आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाद में बहुत अच्छे से कराऊंगा आपको उसको। अगर कोई वाई एक्सिस में जा रहा है तो वाई एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर वो जे कैप होता है, जे कैप, और जेड एक्सिस का जो बेस वेक्टर या यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप लिया जाता है, डायरेक्शन के कैप लिया जाता है। अब मैं यहाँ पर अगर आपसे ये बात कर रहा हूँ कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अलोंग एक्स एक्सिस जाता है 10 मीटर, तो आपने कहा सर ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड, अलोंग एक्स एक्सिस जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही वेक्टर लगाएंगे तो इसमें आई कैप मतलब डायरेक्शन की मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अलोंग एक्स एक्सिस के लिए बेस वेक्टर आई कैप ले जाता है, तो इस तरह से इसकी वेक्टर फॉर्म होगा। अगर सेम ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस में जा रहे 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो ये पूरा इस तरह से लिखा जाएगा जे कैप, 10 मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन दोनों इस तरह से लिखा जाएगा, एंड जेड वेक्टर 10 एस जेड एक्स। तो यहाँ पर ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, एक्स ही लिखे डिस्प्लेसमेंट, ये तो प्लेन था, इस तरह से। अब आप यहाँ से समझ जाएंगे सर ये एक्स एक्सिस में जा रखा है, सर ये वाई एक्सिस में है, और ये ऐसे। अगर आपको इसका थोड़ा उल्टा कर दूँ, मैं पूछूँ नेगेटिव एक्स एक्सिस में गया ऐसे, नेगेटिव एक्स में, तो यहाँ पर माइनस कटा दीजिएगा, नेगेटिव वाई में नीचे को, नेगेटिव जेड में, इस टाइप से। तो ये आपको ऐसे करना है। अच्छा, एक चीज़ और है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें आपको बेसिकली 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना होगा। अब तक तो आप 2 पढ़ रहे हैं, 4 पॉइंट बता रहा हूँ। जब भी आप इसको डिस्कस करते हैं तो 4 पॉइंट्स आपके माइंड में, फर्स्ट तो वही है, फर्स्ट मैग्नीट्यूड होना चाहिए कंपल्सरी, मैग्नीट्यूड। सेकंड थिंग स्पेसिफिक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन, 2 पॉइंट हो गए। थर्ड, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन। ये लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो करता है 2 वेक्टर क्वांटिटी। इसका डिटेल में टॉपिक है, बस मैं तो फिलहाल वर्ड लिखा है, थोड़ा सा समझ लो। सपोज कोई 2 वेक्टर हैं आपके पास, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, एक इधर जा रखा है, एक इधर जा रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, थीटा एंगल से जा रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट तो वो ना इस डायरेक्शन में आएगा ना ही इस डायरेक्शन में आएगा, वो इनकी डायगोनल से आएगा ऐसे। ये हम आपको डिटेल में समझाएंगे जब भी टॉपिक आएगा, फिलहाल मैं नॉर्मली बता रहा हूँ। तो उस केस में इनका जो रिजल्टेंट होगा उसको आर मान लीजिएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2ab cos थीटा करके होता है, ये हम बताएंगे अब आपको। एंड देन फोर्थ पॉइंट, वेक्टर एडिशन में क्या होना चाहिए वेक्टर क्वांटिटी के लिए, इनका जो एडिशन है इट शुड बी कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है, सपोज आपने ऐसे दो वेक्टर लिए, इन दोनों को ऐड कर दिया और अगर इनको रिवर्स कर देते हैं, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इनके रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, राइट। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी की 4 पॉइंट, मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक डायरेक्शन, लॉ ऑफ द पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन, एंड इट इज़ अ कम्यूटेटिव रिजल्ट, राइट। स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ लेसन नंबर 4, जो ये है नेक्स्ट वन, पोजीशन वेक्टर क्या है, पहला टॉपिक ये है। उसके बाद जो स्टार्टिंग इंट्रो दिया उसके जस्ट बाद पोजीशन वेक्टर, किसी भी पार्टिकल का टी टाइम के बाद किसी प्लेन के अंदर पोजीशन कितना है वो पोजीशन वेक्टर कहलाता है, उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करना। देखिए जैसे प्लेन है और इस प्लेन के अंदर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और ये पार्टिकल यहाँ पर पॉइंट पी पर, टाइम भी लिख लो t1 टाइम, ये वेक्टर बनाओगे कैसे ओरिजिन से, ये पोजीशन वेक्टर होगा, ये वेक्टर इस पार्टिकल के इस प्लेन के अंदर को पोजीशन को स्पेसिफाई करेगा। सो यहाँ पर जो OP वेक्टर है, ये OP वेक्टर दिस वन, इट इज पोजीशन वेक्टर। सो OP वेक्टर it is the position vector of at point P in t1 time, it's a position vector। अगर ये पार्टिकल को मान लिया यहाँ मान लो t2 टाइम, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर को आप वैसे जनरली आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दिस इज अ पोजीशन वेक्टर, राइट बच्चा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, और नेक्स्ट है इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? देखिए स्टूडेंट, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ प्लेन वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, see a particle is here in location t1 and this is the position vector c r1, और ये इसकी आपने को फोर्स लगाया, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर आ गया, मीडियल लोकेशन पे आ गया, ये पोजीशन वेक्टर इसका नया पोजीशन वेक्टर आ गया, सेम पार्टिकल। ये जो वेक्टर होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर P1 P2, so P1 P2 is the displacement vector। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, यहाँ से पार्टिकल डिस्प्लेस हुआ, ऐसे करके आप इसको आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये डिस्टेंस आप ले सकते हैं, यहाँ तक x1 ले सकते हैं, y1 तो इसको लिखा x1 y1, ऐसे ही इसको ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का x2, और ये हो जाएगा y2, तो इसको लिख देंगे x2 एंड y डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों इनको समझने के बाद यहाँ पर हमारे वेक्टर को अगर आपको डिटेल में जाना है तो उसके लिए आपको मतलब कुछ सिंपल सी डेफिनेशंस हैं, मतलब वेक्टर अलजेब्रा को समझने के लिए उनको फॉलो करते हैं। अभी इनको वन बाय वन करके समझते हैं कि ये डेफिनेशंस क्या है। तो चलिए इनको स्टार्ट कर लेते हैं। अगर बच्चों ये डेफिनेशन आप समझ जाते हैं तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। एक तो छोटे पॉइंट हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इस लेक्शन का। ये मान लीजिए इस लेसन का ही इंट्रो है। तो सबसे पहला पॉइंट आ गया इक्वल वेक्टर क्या होता है। इक्वल वेक्टर सपोज स्टूडेंट ये एक वेक्टर है, वेक्टर है। सेकेंड
सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट पार्टिकल मैग्नीट्यूड सेम है, सेम डायरेक्शन है, तो आप कहेंगे सर इक्वल वेक्टर। वी कैन से दैट वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर B, इक्वल वेक्टर्स, समझ रहे हैं आप। उसके बाद नेक्स्ट वन आ गया आपका नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है नेगेटिव वेक्टर? इसमें क्या होगा नेगेटिव वेक्टर में, जैसे वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड जो भी गिवन होगा ये डायरेक्शन इधर को है। दूसरा वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड बट इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये नेगेटिव वेक्टर होगा। सो वेक्टर बी जो है वो वेक्टर ई के नेगेटिव वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के लिए फिजिक्स में ज़्यादातर माइनस अपोजिट होगा, राइट बेटा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव वेक्टर हो गया। थर्ड वन इज मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर, मॉडुलस वेक्टर। एक्चुअली मॉडुलस में कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा मत थिंक करना है, आपको बस ये सोचना है कि कोई भी जैसे वेक्टर है इसका मॉडुलस फॉर्म लेना है, और मॉडुलस फॉर्म हमेशा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही होता है। बस सिंपल जब भी मैं मॉडुलस की बात करूँ आपको, तो आप इसका मैग्नीट्यूड समझ लीजिएगा, ये मॉडुलस फॉर्म होता है, राइट। एंड देन अब आगे नेक्स्ट वन आपका बेटा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब इसकी वैल्यू, जैसे अगर मैं कभी लिखूँ यहाँ पर ए कैप, या लिखूँ बी कैप, या लिखूँ आई कैप, या फिर ऐसे जे कैप, ये सब यूनिट वेक्टर होते हैं। के कैप, इन सब की वैल्यू 1 लिए जाए, बस ये डायरेक्शन जो है। फॉर एग्जाम्पल सपोज इट इज़ वेक्टर ए, वेक्टर में आपको पता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं सर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई डायरेक्शन, वेक्टर बन गया। अब इसने ये वाला वेक्टर पूछा, तो इस वेक्टर को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस वेक्टर को डिवाइड बाई ए, ये यूनिट वेक्टर है। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, न्यूमेरिकल में बहुत हेल्प करने वाला आपकी, राइट। एंड उसके बाद दो वेक्टर हो रहेंगे यहाँ पे, तो फिक्स वेक्टर हो गई, मैंने यहाँ पे लिख लेता हूँ फिक्स्ड एंड फ्री वेक्टर, दो वेक्टर होंगे यहाँ पर। फिक्स की बात करते हैं बेटा, फिक्स वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स हो, इनिशियल पॉइंट फिक्स हो। देखिए ये जैसे इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स है, इस क्वेश्चन वेक्टर में बताते हैं इनिशियल पॉइंट फिक्स है, ये क्या होगा फिक्स वेक्टर। उसके बाद आ गया फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, वेक्टर विच हैज नो इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा उसका, वो फ्री वेक्टर होगा, राइट। चलिए अब ये आपको क्लियर हो गया, फ्री वेक्टर हो गया, फिक्स वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर हो गया। उसके बाद कौन सा आ गया बेटा, कोलिनियर। ऐसे वेक्टर, ऐसे कोई भी वेक्टर जो या तो सेम लाइन में हो, सेम लाइन, या पैरेलल, या एंटी पैरेलल, बस एक लाइन होनी चाहिए एंटी पैरेलल, ये सब कोलिनियर वेक्टर है। जैसे ये दिया आपने, ये वेक्टर एक है वेक्टर ए, और एक वेक्टर जैसे आप ये दोनों एक ही लाइन, या फिर ऐसे बना दो पैरेलल, या फिर ऐसे करके मतलब ये वेक्टर हो गया ए एंड देन ये वेक्टर हो गया बी एंटी पैरेलल, मतलब एक ही लाइन रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस टाइप के वेक्टर कोलिनियर वेक्टर होंगे। ध्यान से सुनिए, कोलिनियर वेक्टर। न्यूमेरिकल में छोटे छोटे पॉइंट से बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, भूल जाते हैं, इनको याद ही नहीं रखते, लापरवाही। वैसे ही टाइम इतना नेगेटिव चला हुआ है, तो इनको अच्छे से पढ़ के अगर आपको लिखना है इसको स्क्रीनशॉट करके या फिर 1 बाय 1 करके स्टेप वाइज करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको आप फ़ोन से डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आगे बेटा कोप्लेनर वेक्टर। व्हाट इज कोप्लेनर वेक्टर? ऐसा वेक्टर जो एक प्लेन के अंदर हो, जैसे बोर्ड है इसमें एक वेक्टर बना दो कोप्लेनर वेक्टर, या बोर्ड के अलोंग, जैसे बोर्ड का प्लेन ही है तो बोर्ड के अलोंग एक वेक्टर बना दिया, या फिर ऐसे कर दो कि सर ये एक्स वाई में है एक वेक्टर, सर दूसरा वेक्टर भी एक्स वाई प्लेन में ही है, दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में, तीसरा वेक्टर भी सर इसी प्लेन में है,
या बोर्ड के अलोंग सर एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये सब सर बोर्ड के प्लेन के अलोंग है, ये सब कोप्लेनर होंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ओके, अब आगे एक और वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर। इसका बिल्कुल आसान से एग्जांपल है, कंडीशंस है। सपोज ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये वेक्टर, ये कौन सा प्लेन है बेटा? आपने आंसर एक्स वाई। ये कौन सा है? एक्स जेड। ये कौन सा है? वाई जेड। एक वेक्टर तो इस प्लेन में है एक्स वाई में, और कोई वेक्टर यहाँ पर है एक्स जेड में। क्या ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है? आपने आंसर बिल्कुल नहीं है, ये तो एक्स वाई प्लेन में है और सर ये एक्स जेड में है। दोनों के दोनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर होंगे, इस टाइप से बता सकते हैं, ये नॉन कोप्लेनर। ओके, अब आ गया स्टूडेंट को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर में क्या होता है कि ऐसे वेक्टर्स विच है सेम इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल। अगर जैसे इसी की बात कर रहे थे हम, एक वेक्टर तो ये हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट भी है, एक वेक्टर ये हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट भी है, और एक वेक्टर ये हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, मतलब को इनिशियल है, एक ही जगह से स्टार्ट हुए। जैसे आप स्कूल से चले 5 बच्चे, तो एक ये मतलब आपका स्कूल हो गया, यहाँ से एक बच्चा गया, यहाँ से एक बच्चा गया, यहाँ से एक स्टूडेंट गया, तो सबका इनिशियल पॉइंट फिक्स है। कितना डिस्टेंस कवर किया बात की बात है। उसके बाद आगे बेटा को टर्मिनस वेक्टर। को टर्मिनस वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो, मतलब एक वेक्टर तो ऐसे आ गया, एक वेक्टर इधर से आ गया, एक वेक्टर इधर से, मतलब सबका इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, वो को इनिशियल वेक्टर होगा। उसके बाद को टर्मिनस वेक्टर। उसके बाद आगे नल और जीरो वेक्टर क्या होता है? नल और जीरो वेक्टर, देखिए वेक्टर का भी नाम ले दिया, जीरो वेक्टर को बोल दिया, इसका मतलब खाली डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड गायब है। सपोज मान लीजिए कोई वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरी वेलोसिटी v1 है, ये तो v1 हो गया, एक हो गया v2 20 मीटर पर सेकेंड। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, मतलब v1 माइनस v2 करना है, तो मैग्नीट्यूड तो साफ हो गया लेकिन डायरेक्शन तो बच गया ना, तो वो नल वेक्टर जीरो वेक्टर होगा। या डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, या वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, या एक्सलेशन माइनस एक्सलेशन, तो वो सब जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको जीरो वेक्टर मिलेगा। और जीरो वेक्टर को आप ऐसे लिख सकते हैं, जीरो लगा के ऊपर वेक्टर लगा दीजिएगा, मैग्नीट्यूड नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वन आ गया पोलर वेक्टर। अ वेक्टर विच हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट, एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होता है, स्टार्टिंग पॉइंट प्लीज याद रखें, अ वेक्टर विच हैज़ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज पोलर वेक्टर, राइट। एंड देन उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया एक्सियल वेक्टर। बच्चों एक्सियल वेक्टर में जो वेक्टर्स होते हैं वो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, रोटेशनल वेक्टर्स होते हैं, मान सकते हैं वेक्टर विच इफेक्ट रोटेशनल कंडीशन। जैसे मान लीजिए ये एक सिस्टम पार्टिकल में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर ये पार्टिकल है, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इसका रेडियस सेंटर, तो यहाँ पर ये जो वेक्टर होंगे रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। मान लीजिए इसका आर है, ये फोर्स आपने लगाया, तो यहाँ पे एक टोर्क प्रोड्यूस होगा आर क्रॉस है, तो राइट हैंड थंब रूल लगा के वो मैं सिखाऊंगा आपको डिटेल में। तो यहाँ रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वेक्टर। कुछ वेक्टर ऐसे हैं जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें एक्सियल वेक्टर कहते हैं। तो इसमें थीटा, ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब इसमें वेक्टर की फॉर्म में आएंगे। ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में बाद में, जब ये कंडीशंस आएंगे, ये लेसन चलेगा 7th या 8th लेसन है। उसके बाद आगे बेटा ऑर्थोगोनल वेक्टर, ये ज़्यादा उसका कंडीशन नहीं है। ऑर्थोगोनल वेक्टर सिंपल सी कंडीशन है, अगर कोई भी दो वेक्टर हो और वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर कंडीशन में, परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों, वो ऑर्थोगोनल वेक्टर कहलाएंगे। अच्छा मुझे एक पॉइंट और याद आ गया बच्चों बीच में है, तो ज़्यादा तो मत सोचिएगा। जैसे मैं अभी आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बता रहा था, एक तो मैंने बताया था उसमें आपको स्केलर क्वांटिटी बताया था, एक वेक्टर बताया था, एक रेशो वाली बताया था। सो तो एक क्वांटिटी और होती है टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर
वेक्टर में क्या था, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ होती है, एक ही डायरेक्शन होती है, बट एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन एक न हो के एक से ज़्यादा डायरेक्शन हो। जैसे मान लीजिए कोई बैलून है, बैलून में ये हवा भरी हुई है, तो आप देखते हैं कि जो एयर होती है बैलून के हर पार्ट पे फोर्स लगाती है, राइट। तो डायरेक्शन तो बहुत सारी होगी यहाँ पर, तो जिसमें दो से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगा वो सब टेंसर क्वांटिटी होती है। इसमें जो प्रेशर है हमारे पास, प्रेशर वो एक टेंसर क्वांटिटी है। एक और एग्जांपल सोच लो, मान लीजिए बैलून है, जैसे पानी भर दिया आपने, जैसे होली के टाइम पे आप पानी भरते हैं, तो आप उसको अगर यहाँ से पिंचर कर दे तो यहाँ को पानी निकलेगा, यहाँ से पिंचर कर दे यहाँ को पानी निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, जहाँ से आप उसको पिंचर करेंगे तो एक डायरेक्शन वाटर की होगी, एक डायरेक्शन ये होगी, एक डायरेक्शन ये होगी। प्रेशर अप्लाई किया आपने, वो 4 डायरेक्शन होगी, तो एक से ज़्यादा डायरेक्शन होगी, तो इस टाइप की क्वांटिटी को हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, टेंसर क्वांटिटी। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले लेसन की स्टार्टिंग जो पहली वीडियो थी उसको देखिएगा, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी के तीनों सेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में क्या बताया था मैंने आपको, मैग्नीट्यूड, स्पेसिफिक डायरेक्शन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताया था, उसमें ये होना चाहिए। और उसके बाद पोजीशन वेक्टर डिस्कस हुआ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। और उसके बाद ये जो डेफिनेशंस हैं, इन सभी डेफिनेशन को नोट कर लीजिएगा, आपकी बुक में गिवन है, और इनके सबके डायग्राम एग्जाम्पल बना बना के सेट करिएगा लास्ट तक। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो मैं आपको आगे बना सकता हूँ।